Hello everyone, welcome to Saurabh Sir classes. This is Chinu Thakur Jaiswal and today we are discussing important session of psychology and this is set 2. ठीक है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कुछ एग्जामिनेशंस में जो पेपर्स आए हुए हैं, कुछ important क्वेश्चंस हैं जो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे. तो चलो डिस्कस करते हैं आज का सेट 2. इफ़ यू हैव सीन सेट 1 तो दैट इज़ वेरी गुड. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो भी ज़रूर देख लीजिएगा. दैट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. ओके, so let's start today's session and I hope कि you will definitely like this session. अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर बहुत कुछ होने वाला है. बहुत सारे एग्जामिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं. गेट एग्जामिनेशन साइकोलॉजी, UPPCS, UPPCS, then UPSC, then WBPSC और then get net and set. ठीक है, ऑल दीज पेपर्स विल डिस्कस इन दिस क्लासेस. सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे. सो आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन है हम लोग कल कर चुके थे. आई थिंक अप्रोक्स 10 क्वेश्चन हमने कल किए थे. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन वी आर रीडिंग अबाउट रेनफोर्समेंट विद देयर डिस्क्रिप्शन, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा. ओके, यस, ओके, just a second. Yeah, so fixed ratio, fixed interval, variable ratio, variable interval. ठीक है, और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही समझना है. यस, यस, अगर आप लोगों ने स्किनर का ऑपरेशंस जो एक थ्योरी है, ठीक है, कंडीशनिंग, ऑपरेशन कंडीशनिंग, अगर आपने पढ़ी हुई है, अगर वो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो आप जानते होंगे वो रेड वाला एक एक्सपेरिमेंट था. स्किनर उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं. यहाँ पर हम शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट ही पढ़ेंगे जो कि उसकी फर्दर एक ये कह सकते हैं लिंक है. ठीक है, इसमें शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में 4 अलग-अलग इंटरवल और रेशियो यानी कि 4 अलग-अलग इसके अटैचमेंट है. पहला है फिक्स्ड रेशियो, दूसरा है फिक्स्ड इंटरवल और तीसरा है वेरिएबल रेशियो एंड देन वेरिएबल इंटरवल. नाउ वी हैव टू कनेक्ट, हमें कनेक्ट करना होगा और देखना होगा इसकी सही पेयरिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फिक्स्ड रेशियो and where a reinforcement is provided after an unpredictable number of response. जहाँ पर unpredictable number of response आ रहे हो, ऐसा कोई reinforcement यानी पुनर्बलन की बात हो रही है, जब हम behavior की बात हो रही है. ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करेगा आपका वेरिएबल रेशियो से क्योंकि ये वेरी करेगा. ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स आएंगे तो वह वेरिएबल रेशियो में आ सकता है, वेरिएबल इंटरवल नहीं हो सकता. अगर वेरिएबल इंटरवल की बात करते हैं तो वो वेरी करता है अमाउंट ऑफ टाइम पासेस बिटवीन टू रेइंफोर्समेंट. ठीक है, जो बिहेवियर की बात हो रही है. देन फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड इंटरवल. फिक्स्ड रेशियो का मतलब हुआ नंबर ऑफ रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड फॉर रेइंफोर्समेंट इज ऑलवेज द सेम, यानी हमेशा फिक्स रहेंगे. आप कितनी बार भी आप कोई किसी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो रेइंफोर्समेंट जो उसका हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, तो वो फिक्स्ड रेशियो के अंतर्गत आता है. तो फर्स्ट का सी बताइए कहाँ पर है इनमें से? अरे एक ही से आपका सॉल्व हो सकता है. ठीक है, कल भी मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, एलिमिनेट टेक्निक. अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो जस्ट गो थ्रू अ ऑप्शन विच हैव ओनली वन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो में हमें वन के साथ सी सिर्फ इसी ऑप्शन में मिलती है तो डेफिनेटली यही आपका राइट आंसर भी होगा. ठीक है, क्लियर हुआ आपका? क्लियर है? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर डिटेल में बाद में समझेंगे कि शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट है क्या, बट यहाँ पर जो इसकी अटैचमेंट दे दी गई है, इसके जो पार्ट्स दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई गेस आप लोगों को वो क्लियर हो गए होंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, while retrieving a long term memory, bits and pieces of information are gathered from various sources and put back together in a process called. वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जितनी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, कोई ऐसा जो बहुत सारे सोर्सेज से ली गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है
और उसके बाद एक जगह पर उसको रख दिया जाता है। इसको आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंसोलिडेशन, रीइंटीग्रेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म या प्रोसेस कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग या ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, आप इसे क्या कहेंगे? कोई चीज को किया जा रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को मतलब कलेक्ट किया जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये प्रोसेस आपका कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें थ्योरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें एक्टिव रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, मेमोरीज को एक्टिवली हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये कब हो रहा है? एक रिट्रीवल के बाद हो रहा है, एक एक टाइम के बाद। तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरीज, नॉलेज, एक्सपेक्टेशंस, क्रिएट अ कोहेरेंट रिकलेक्शंस। तो ये सारी चीजें होती है, किसमें होगी? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग में होगी। कंसोलिडेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस है कंसोलिडेशन, ठीक है। आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों की कुछ कुछ नोट्स बना दिए ताकि आप क्लियर रह सके। रीइंटीग्रेशन इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन मेमोरी, इसमें तो ये तो यूज ही नहीं होती कॉमनली, ठीक है ना। और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग रेफर्स टू अनकॉन्शियस एफर्टलेस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये मतलब अनकॉन्शियस एफर्टलेस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मेमोरी ट्रिगर होते हैं ना, जो अचानक ओहो याद आ गया, ऐसे वाली बात, तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which model of decision making relies on simplifying strategies or rules of thumb based on past experience, fairness, past event and aversion to lose? तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बताइए, ध्यान से समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बट ध्यान से समझना होगा। इस मॉडल को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड कर लिया करो, इसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी साथ साथ में दिए। जैसे ऑप्शंस में है जजमेंट, ह्यूरिस्टिक्स एंड बायस मॉडल्स। ये क्या होता है? जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन में आप क्या शॉर्टकट ले रहे हैं? कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपको जो फटाफट आप डिसीजन ले लेते हैं, तो वो डिसीजन कभी-कभी एफिशिएंट भी हो जाता है, जो डिपेंड करता है आपके पहले के मतलब जो आपके एक्सपीरियंस थे वो कैसे रहे होंगे, उसके हिसाब से आपने एक फटाफट से अपने आप से एक डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो दीज ह्यूरिस्टिक्स कैन बी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, इमोशंस, सोशल नॉर्म्स, एवरीथिंग। इसके बाद है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। अब ये क्या होता है? बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल एक्नॉलेज करता है कि जब इंडिविजुअल, कोई भी एक इंसान, लिमिटेड कॉग्निटिव रिसोर्स होता है एंड कैन नॉट ऑलवेज प्रोसेस ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन परफेक्टली, तब वो कोई ऐसा डिसीजन लेता है। और सोशल मॉडल तो होता है जो सोसाइटी वगैरह के दबाव में या इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन लेता है, तो उसे हम कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलाइज ऑन सिंप्लीफाइंग स्ट्रेटजीज और रूल्स ऑफ थंब बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। थंब बेस्ड पास्ट एक्सपीरियंस मतलब जो पहले हो चुका है, सेम वैसे उसी चीज को दोबारा सोच के हमने कोई डिसीजन ले लिया, तो थंब बेस्ड। फेयरनेस, पास्ट इवेंट्स एंड अवर्जन टू लॉस। तो इसका सही आंसर जो हमने डिस्कस कर लिया है, जजमेंट, हेरिस्टिक्स एंड बायस मॉडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मंकी अ या मंकी ए सीज मंकी बी touching four pictures in a certain order to gain a banana on a screen, monkey A learns to imitate that order even when shown a different configuration. This process is known as, दो मंकी ले लिए गए भाई, दो बंदर लिए हैं, ए बंदर बी बंदर। बी जो है वो मंकी जो है फोर पिक्चर को टच कर रहा है एक सही ऑर्डर में, और उसे तुरंत क्या मिल जा रहा है? बनाना मिल जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो मंकी है उसको ये चीज दिखाई जा रही है। अब जो मंकी ए है वो इमिटेट करना सीखेगा इस ऑर्डर में, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ डिफरेंट होगा। ये जो प्रोसेस होगा इसे क्या कहा जाएगा? क्या इसे सोशल इमिटेशन कहा जाएगा? क्या ये क्लासिकल इमिटेशन है? क्या ये कॉग्निटिव एरोजल है? या फिर कॉग्निटिव इमिटेशन है? इमिटेशन तो है ना, कि हमने देखकर सीखा है, बट इनमें से क्या चीज है वो? अगर मैं कहूँ सोशल इमिटेशन है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब सोशल के आधार पे तो कुछ नहीं सीखा है। क्लासिकल इमिटेशन मैच नहीं होता है, ये वर्ड नहीं मैच होता है। अगर मैं कहूँ वो इमिटेट कर रहा है लेकिन अपने दिमाग को यूज कर रहा है, तो कॉग्निटिव इमिटेशन आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आंसर आएगा? कॉग्निटिव इमिटेशन। साइकोलॉजी का एक बहुत बेस्ट पार्ट है जो मुझे अच्छा लगता है कि व्हेन यू रीड योर कॉन्सेप्ट, अगर आप साइकोलॉजी पूरे मन से शांत भाव से कहीं बुक लेकर अपनी अपनी रीड कर रहे हैं, तो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इजी व्हेन यू यूजिंग सम एग्जांपल,
ठीक है, टू क्लियर दीज कॉन्सेप्ट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? देखो इसके भी मैंने नोट्स बनाए कि कॉग्निटिव इमिटेशन आखिर होता क्या है। जो सोशल इमिटेशन होता है वो थोड़ा ब्रॉडर टर्म हो गया, ठीक है, बट यहाँ पर है दूसरे का बिहेव भी हम देख रहे हैं और अपनी सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपनी ऑब्जर्विंग पावर का इस्तेमाल किया है, मेंटली हमने रिप्रेजेंट किया है एक्शन को, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर कॉग्निटिव, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुकिए। यस, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत फेवरेट भी है मेरा, क्योंकि एक साथ में अगर मैं 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रही हूँ, इफ आई एम मेकिंग 4 क्वेश्चन क्लियर इन 1 क्वेश्चन, तो दैट वुड बी वेरी गुड टेक्निक फॉर अ एग्जामिनेशन प्रिपेयर। तो मैच द फॉलोइंग, assertion रीजनिंग, दिस इज लाइक हेल्पिंग क्वेश्चंस फॉर योर अचीवमेंट्स, ठीक है। तो इसको ना देखकर दुखी मत हुआ करो, ये बहुत अच्छा होता है। मैच द फॉलोइंग में अगर आप देखेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइटफुल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये थ्योरीज दी थी और इसके साइकोलॉजिस्ट आपके सामने दिए हुए हैं, ई एल थॉर्नडाइक, इवान पावलो, बी एफ स्किनर एंड डब्ल्यू कोलर। एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इन चारों की थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी ही करनी है। आप जब इसे करेंगे तो एक तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो आप इसके एग्जाम्पल, जो जो एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, ठीक है, किस किस के थ्रू इन्होंने समझाई अपनी थ्योरी को, वो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। और अगर लर्न ना हो तो कोई स्टोरी बनाकर या कोई ऐसी कीवर्ड्स को सोचकर फिर लर्न करना। अब यहाँ पे बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, ये वर्ड ही बता रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग, तो इसका आंसर होगा बी एफ स्किनर, ठीक है, बी एफ स्किनर। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि आप पहले ये सारे सेट अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो लाइव पर आकर आपके टेस्ट लेंगे। अगर मैं सही सोच रही हूँ तो कमेंट सेक्शन पे यस जरूर लिख दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो होता है वो आपके बी एफ स्कैनर कर रहे हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पैवलोव कर रहे हैं। ओ सॉरी, मैंने पहले बी एफ स्कैनर कर दिया था, ये पैवलोव का है। क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग रिलेट करता है बी एफ स्किनर से, ठीक है। और इनसाइटफुल लर्निंग, अच्छे से जो इनसाइटफुल लर्निंग है वो डब्ल्यू कोलर ने दी है। और ट्रायल एंड एरर, ये जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, टी एन ई एरर वाला जो है ये काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग पहले कई बार आ चुका है पेपर में, कई बार, तो ये चारों चीजें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें सारा दे दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग, नेगेटिव रेइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट, ये सारा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगले क्वेश्चन पे फिर मैच द फॉलोइंग है। साइकोलॉजिस्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी गई है। नंबर 1 पे चार्ल्स पेयरमैन, अ लेवल एंड लेवल 2 एबिलिटीज। नंबर 2 आर्थर जेनसन। अच्छा ये ए बी सी थोड़ा सा गैप में है, रुकिए मैं इसको ठीक कर देती हूँ, थोड़ा गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में। यस, अभी आई थिंक बेटर हो गया होगा। सबकी लेवलिंग एकदम परफेक्ट हो गई है। चार्ल्स पेयरमैन, आर्थर जेनसन, एल एल थर्स्टोन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और जेपी गिलफोर्ड, ठीक है। बट अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इन सब की थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको, और थ्योरी पढ़नी भी चाहिए। अब आपको मैच करना है लेवल 1 एंड लेवल 2 एबिलिटी, ट्रियार्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। कई बार अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ल्स पेयरमैन जो थे, नंबर 1, इसको ध्यान रखना, पहले सबसे पहले इन्हीं को ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ये पर्सनालिटी। चार्ल्स पेयरमैन ने किसके बारे में डिस्कस किया है, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, टू फैक्टर ऑफ थ्योरी इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद अर्थन जेनसन है, ये लेवल 1 एंड लेवल 2 एबिलिटीज की बात करते हैं। एल एल थर्स्टन ये बात करते हैं आपकी प्राइमरी एंड मेंटल एबिलिटी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इन्होंने कहा है ट्रायल की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। और जेपी गिलफोर्ड बता रहे हैं टू फैक्टर सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 का डी कहाँ पर है, 1 का डी, ओके ये रहा 1 का, यानी कि बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि 1 का डी और किसी ऑप्शन में नहीं है तो ज्यादा टाइम मैं लगाऊंगी नहीं। यस, तो राइट आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी एम्फेसाइज इंडिविजुअल सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, कौन सी थ्योरी इस बात पे बिलीव करती है कि हर एक का एक रेफरेंस अपना सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, डिस्पोजिशनल,
फिनोमेनोलॉजिकल और साइकोनॉलिटिकल। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मेरा हमेशा टंग ट्विस्टर हो ही जाता है। ओके, यस, साइकोनालिटिक जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? ठीक है, सारा दिन की जब पढ़ाते क्लासेस कंटिन्यू चलती है ना, तो कुछ कुछ वर्ड्स तो हमेशा ऐसे हो जाते हैं। सो राइट आंसर होगा आपका फिनोमेनोलॉजिकल। ओके, राइट, इज इट राइट नाउ? Okay, so this theory emphasizes individual subjective frame of reference. Why it is so? Because here every theory I have mentioned in detail, because this is very very important. और अगर आप अलग से कहीं से पढ़ने आओगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ही एक मतलब पूरा छोटा छोटा समरी की तरह कुछ कुछ नोट्स बना के रखा हुआ है। फोकस पहले ही आपका बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, बिहेव की बात हो रही है तो वो ऑब्जर्व करती है बिहेवियर्स को। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है, उसने आपके बिहेव पर क्या फर्क डाला है, दैट इज नॉट अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। डिस्पोजिशनल थ्योरी जो है वो इंडिविजुअल ट्रेट्स एंड डिस्पोजिशंस पर ही जो है बिहेव करेगी, बट डजंट नेसेसरी एम्फसाइज द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रेट्स। साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो है आपकी एक्सप्लोर करती है अनकॉन्शियस थॉट को, और phenomenological theory emphasize the individual subjective experience and interpretation of the world around them। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज को मैंने थोड़ा थोड़ा लाइन में दे दिया है ताकि कहीं मुश्किल ना हो। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, अगर आप नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ये हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो हाइपोथेसिस को पहले अच्छे से समझो, क्वेश्चन भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, एक है H1 यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और एक है H0 नल हाइपोथेसिस। इसको मैंने सेट 1 में भी समझाया था, लेकिन सेट 1 में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नहीं था, बट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट बोथ द हाइपोथेसिस। क्या होता है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव एक स्टेटमेंट है, यहाँ पहले ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। टेंटेटिव आंसर टू अ सिंपल रिसर्च प्रॉब्लम दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लियरली स्टेटेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ कि अगर मैं रात को सारी रात जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, या जो दिन में जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, मॉर्निंग में जो थ्योरी एक बनी हुई है कि सुबह 5 बजे या अर्ली मॉर्निंग आप स्टडी करेंगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो इसी थ्योरी पे अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो मेरे वेरिएबल्स क्या होंगे? वो स्टूडेंट जो रात में जा करके पढ़ाई कर रहे हैं और वो स्टूडेंट जो मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो डेटा मेरा होगा, डेटा मैं कलेक्ट करूंगी तो वो इसी बेस पे डेटा मेरा कलेक्ट होगा, बट मैं उससे पहले जो मैंने स्टेटमेंट सोची है तो वो मेरी हाइपोथेसिस है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, कि भाई मैं कहूंगी कि मैं सोच रही हूँ, मैं मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, वेदर यू आर स्टडिंग इन नाइट, इन मिड नाइट, और वेदर यू आर स्टडिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, योर फोकस शुड बी वेरी क्लियर एंड क्रिप्स। जो आप जो भी स्टडी कर रहे हो तो वो आप कर पाओगे इजिली, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, इट टोटली डिपेंड ऑन यू, तो टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता। दिस इज माई हाइपोथेसिस, ये मैं हाइपोथेसिस दे रही हूँ। ये है मेरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसमें मैंने ये बताया कि ऐसा होगा और हो सकता है ऐसा सही भी हो जाए। अगर नल हाइपोथेसिस में दूंगी तो हाइपोथेसिस मेरी क्या रहेगी? आधे बच्चे जो रात में जागते हैं वो कंप्लीट होता, मतलब वो सक्सेसफुल होते हैं, और आधे जो मॉर्निंग में जागते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, यानी मैं 50-50% का रेशो दूंगी और लेवल में रहूंगी कि ऐसा ही आंसर निकलेगा। तो दैट इज नल हाइपोथेसिस, जहां मैं इक्वल मतलब ये कर रही हूँ कि ये भी ठीक हो सकता है और ये भी ठीक हो सकता है, मतलब दोनों ठीक हो सकती है बातें। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है टेंटेटिव प्रेडिक्शन है। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में रहेगा। वेरिएबल्स के बारे में मैंने कल डिटेल में बात की थी, नहीं अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखना है कि कॉन्सेप्ट क्लास आपको चाहिए, उसके बाद आएंगी आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस। ठीक है, एच ओ या H0, ये स्टेटमेंट नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, मतलब दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। ये वाली इस तरह की स्टेटमेंट जब होती है तो वो नल हाइपोथेसिस होती है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, इसीलिए जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर दोनों है, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है,
कि टेंटेटिव जो आंसर्स हैं सिंपल रिसर्च के दोनों होते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी दी जाती है और नल हाइपोथेसिस भी दी जाती है, उसके हिसाब से जो आपके एक्सपेरिमेंट होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आईवी आर आल्सो नोन एज, इनके और भी नाम है, ठीक है, आईवी के क्या है? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेबल वेरिएबल्स, एक्सोजीनियस वेरिएबल या एक्सप्लिसिट वेरिएबल। देखो यहाँ पे ना क्या है कि मैंने ऑप्शंस और ज्यादा लिखे नहीं है, जबकि इसके जब यहाँ पर बात हो गई है ना इज और आर, इसका मतलब वन आंसर भी हो सकता है और मोर देन वन आंसर भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्या आंसर एक्सप्लेनेटरी है, क्या आंसर एक्सप्लेनेबल है, या एक्सोजीनस है, या एक्सप्लोसिट है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सोजीनस वेरिएबल, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। कैसे? एक्सप्लेनेटरी अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, ये टर्म हाईलाइट होती है रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो आपके आईवी के अंदर में जो आते हैं डाटा आते हैं उसको ब्रॉड करता है, हाईलाइट करता है, तो एक्सप्लेन करता है। एक्सोजीनस का मतलब होता है ये एम्फेसाइज करती है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बाहर से इंट्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम बीइंग स्टडीड एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये पूरी तरह से डिपेंड करते हैं आईवी पर, ठीक है, एक्सोजीनियस वेरिएबल। और एक्सप्लेनेबल वेरिएबल जो होते हैं वो कॉमनली जो है यूज नहीं होता इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आता भी नहीं है। और एक्सप्लिसिट वेरिएबल का जो है वो भी आईवी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए और सी विल बी द राइट आंसर विच ऑलरेडी वी हैव टिक्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अनएथिकल रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर, सभी मतलब जो स्टूडेंट्स है अच्छे से समझो। एथिक्स जो होते हैं रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप जब नेट पढ़ रहे हो, तो रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। और कई बार स्टूडेंट्स जो हैं उनका स्टेटमेंट होता है कि रिसर्च समझ में नहीं आ रहा है, रिसर्च टफ हो रहा है। बट ट्रस्ट मी गाइज, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जामिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि गेट एग्जामिनेशन में जो साइकोलॉजिकल आपके जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन देता है, ठीक है, नेट के कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं। तो यहाँ है कि इनमें से कौन सा अनएथिकल नहीं है, कौन सा गलत नहीं है। डाटा फैब्रिकेशन ये एथिकल है या अनएथिकल है, बताइए। फैब्रिकेशन, डाटा को फैब्रिकेटेड करना क्या सही है या गलत है? गलत है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। सलामी स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग का मतलब भी होता है, मैंने यहाँ इसके भी आपके नोट्स बना दिए हैं, ठीक है, इसके भी नोट्स यहाँ पर है। डाटा फैब्रिकेशन तो समझ में आ गया, तो अनएथिकल है ही, जब हम डाटा को फैब्रिकेट करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी गलत हम डाटा भी दे सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल अनएथिकल है, ठीक है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन जो होती है उसको और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग फ्रेगमेंट कर देना, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी अनएथिकल है। बात है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब ये कोई अगर पूछे कि मैम ये तो गलत नहीं है, बट ये डिपेंड करता है ना कि आप जो स्टेट्स इकट्ठे कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसका तरीका क्या है। अगर आपने गलत तरीके से एनालाइज कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन भी गलत हो जाएगी, बाइस्ड हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का अनएथिकल होना गलत नहीं है, आप किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करेंगे वो गलत भले ही हो सकता है, बट डाटा कलेक्शन का जो पॉइंट है वो अनएथिकल काउंट में नहीं आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर वेरिएबल्स नॉट एक्टिवली मैनिपुलेटेड। इसमें से कौन सा है जिसको एक्टिवली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता? ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव। अब अगर आप फिर से रिसर्च, ठीक है, रिसर्च को और अच्छे से पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत तरह के जो रिसर्च के तरीके होते हैं वो मेथड होते हैं। केस स्टडी लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट एक्शन रिसर्च होती है, फिर आपका फंडामेंटल रिसर्च होती है, तो बहुत तरह की रिसर्च है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सा मेथड है जो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल की बात करूं तो इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसको मैनिपुलेट करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। यानी कि P और Q के रिलेशंस अगर मुझे समझने हैं तो मैं P और Q के जो वेरिएबल्स हैं उनसे छेड़छाड़ करूंगी कि नहीं करूंगी एक्सपेरिमेंटल में? बिल्कुल करूंगी। तो ये तो नहीं आएगा इसमें, तो मतलब ये कह रहे हैं कि कौन सा है जो मैनिपुलेट नहीं करता, ये नहीं आएगा।
अब बात होती है ऑब्जर्वेशनल की। ऑब्जर्व मतलब मुझे देखना है कि क्या फर्क पड़ रहा है, बट मुझे उस जो मेरे आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि जो इवेंट हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट घटना घटी है, वो कैसे हुई है, क्या हुआ है उसमें। लेकिन मैं उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, जैसे कि वर्ड ही बता रहा है। देन को रिलेशन, एक जो इवेंट हुआ, एक जो घटना घटित हुई है, मैं उनके अलग अलग जो पुर्जे हैं, जो अलग अलग मतलब कनेक्टिविटी है, उसे कनेक्ट कर रही हूँ, उसे को रिलेट करके देख रही हूँ। लेकिन मैं इसमें भी वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर रही हूँ। कोई भी अगर मतलब ऐसा हो गया है, कोई एक्सपेरिमेंट मैं ऐसा कर रही हूँ, तो मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं हो रहा है, मैं को रिलेशन जरूर कर रही हूँ। मैं रिलेशन निकाल रही हूँ कि ये घटना घटित हुई है, इसका कारण ये हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसमें कोई भी ऐड ऑन नहीं किया है। तो ये भी बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, ये भी मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव तो बिल्कुल भी नहीं, डिस्क्राइब करना किसी भी चीज़ को मैं बता के कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो गई है, बट उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं किया है। तो मेरा आंसर क्या होगा कि ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, कोरिलेशन एंड डिस्क्रिप्टिव, ये तीनों जो हैं आपके, ये वेरिएबल्स एक्टिवली मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंट तो मैनिपुलेट करता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डू और डज नॉट इंक्रीज हंगर। अब बताइए, साइकोलॉजी की बात हो रही है तो भूख से रिलेटेड रिलेशन उसमें क्या होता है? होता है भाई, अगर पेट भरा हो तो दिमाग भी सही चलता है ना। चलो, तो लैप्टिन, इंसुलिन, ग्रेलिन और मेलानोकॉर्टिन, ठीक है, इनमें से क्या हार्मोन्स है जो भूख को नहीं बढ़ाता? तो लेप्टिन जो है वो भूख बढ़ाता है या घटाता है, जल्दी से बताइए। लेप्टिन, ये भूख को बढ़ाता है या घटाता है? नहीं नहीं, ये भूख से कोई लेना देना नहीं। इंसुलिन जो होता है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डू और डज नॉट बोल रहा है कि जो भूख को नहीं बढ़ाता है। लेप्टिन तो नहीं बढ़ाता है, मैं ये पहले ही आपको बता देती हूँ। इंसुलिन जो है वो हमारे शुगर को बैलेंस करने में काम करता है, तो वो उसका रिलेशन हंगर से जरूर है। ग्रेलिन और मेलानोकॉर्टिन, इसको और समझने के लिए मैंने इसे भी आपके लिए थोड़ा सा क्लियर बनाया है। यहाँ पे लेप्टिन को अगर देखा जाए तो वो एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे हंगर को सप्रेस करता है, दबा देता है, और भूख नहीं लगनी है। चलो ठीक है, अपने एपेटाइट को रेगुलेट करो, तो यानी कि आपको फिट रखने में ये मदद करता है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ ना। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ इंसुलिन की, तो वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इन्वॉल्व कर रहा है, विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रेगुलेट हंगर। ग्रेलिन जो है वो एक हार्मोन है जो स्टिमुलेट कर रहा है हंगर को, भूख को बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये मतलब पेट में इस तरह का हार्मोन है, ये ना भूख को बढ़ाएगा, और ये इंक्रीज करेगा आपके एपेटाइट को, प्रमोट करेगा फूड इनटेक को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आप ए, बी और डी, यानी कि लेप्टिन, आपका इंसुलिन और मेलेनकॉर्टिन ये असर नहीं करते भूख पर, लेकिन गेरलिन तो आपकी हंगर को बढ़ाता ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये रिपीट आए, ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन होने के चांसेस हैं इस बार भी। ओके, चलिए मूव ऑन वो द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड विल मीट सून विद द नेक्स्ट सेट। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। विल मीट राइट शॉर्ट आफ्टर ब्रेक, मे बी अगर आज का सेट रेडी हो जाता है तो जल्दी ही दूसरे सेट में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।